कब एहसास हुआ कि ये कांटों का हार भी होता है? ये फूलों की सेज नहीं है बल्कि ये कांटों का हार है, उस्तरों का हार है। 4 बार मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हुआ हूँ। पैसे ले रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं और ऑर्डर कर हर वो बंदा जिसका काम नहीं होता वो तवक्को रखता है कि जी मैं आऊँ, मैं आपको पैसे दे है ना। जिनके काम नहीं होते तो फिर वो नेगेटिव पहलू वो उजागर खामखा करते हैं कि जी पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। और सर आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई भी जब सरबराह होता है किसी भी इदारे का हो, आम तौर पे तो ये समझा जाता है कि ये जो है एक फूलों की सेज है, लेकिन क्या आपको ये कब एहसास हुआ कि ये कांटों का हार भी होता है या कांटों की सेज भी बन सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुसर्रत हुसैन बलोच, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल, डेरा इसमाइल खान। ये सीट इंतज़ामी सीट होती है और इसके लिए इंतज़ामी स्किल्स चाहिए होती हैं कि इसको किस तरह चलाया जाए। दूर से देखने से तो ये आपको फूलों का हार लगेगी, फूलों की सेज लगेगी, लेकिन इधर इंतहाई मुश्किल हालात में हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग के जो बाज़ एक बात को नहीं समझ रहे होते और वो रूल्स के मुताबिक नहीं होती, तो ये फूलों की सेज नहीं है बल्कि ये कांटों का हार है, उस्तरों का हार है। और आप इसको किस तरह मैनेज कर रहे थे, ये आपकी मैनेजरियल स्किल्स होती हैं। अच्छा सर, आपने एजुकेशन में आप कब आए और आपको ये कैसे, पहले से कोई आपको शौक था इस तरफ एजुकेशन की तरफ, या फिर आपने फिर डिग्री किस में, मेरे ख्याल मैनेजमेंट वगैरह में आपकी डिग्री है, तो इस हवाले से थोड़ा बताएं। जी, इब्तदा में तो मेरे वालिद को अल्लाह बख्शे उसकी शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने FSC प्री मेडिकल किया, लेकिन वहाँ पर मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मेरा एडमिशन DVM में हो गया। तो DVM का मुझे शौक़ नहीं था, तो फिर मैंने आगे तालीम BSc की। फिर उसके बाद मैंने गुमर यूनिवर्सिटी डेरा इसमाइल खान से रेगुलर B.Ed किया, फिर M.Ed किया, और M.Ed में स्पेशलाइजेशन मैंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। तो उसके बाद मेरे एज ए सिटी टीचर ऑर्डर हो गए, और फिर मैंने आगे अपनी तालीम भी जारी रखी और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट हुआ हूँ। एक बार मैं साइंस टीचर सेलेक्ट हुआ, फिर मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सेलेक्ट हुआ, फिर मैं SDEO सेलेक्ट हुआ, और फिर मैं डिप्टी DEO सेलेक्ट हुआ। तो इसी दौरान मैंने अपनी तालीम को भी जारी रखा और मैंने MPhil एजुकेशन में की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेशन में PhD भी कर चुका हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक PhD लेवल का बंदा, जब एजुकेशन का सही जब बंदा आएगा किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो फिर काम भी अच्छा चले। लेकिन सर ये बताएं कि लोग कहते हैं कि मुसर्रत साहब पैसे ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये क्या माजरा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इस तरह है कि हर वो बंदा जिसका काम नहीं होता वो तवक्को रखता है कि जी मैं आऊँ, मैं आपको पैसे दे दूँ, आप मेरा काम कर दें, मैं सिफारिश कराऊँ, आप मेरा काम कर दें। और देखें, सब काम नहीं भी हो सकते। तो बाज़ लोग जो है ना, जिनके काम नहीं होते तो फिर वो नेगेटिव पहलू वो उजागर खामखा करते हैं कि जी पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब भी एजुकेशन में टीचर थे, और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं एक टीचर का बेटा हूँ, और मेरी सब फैमिली भी एजुकेशन में है। मुझसे पहले से इधर इसमें आने से, ये नहीं है कि मैंने उनको लगाया है, मुझके आने से पहले मेरे भाई टीचर्स हैं, मेरी वाइफ टीचर है, और वहीं पे है पहाड़पुर में है। और बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ये एक रिकॉर्ड भी है कि मेरी वाइफ का या मेरे भाइयों का, मेरे कजन्स का 2014 से रिकॉर्ड ले लें कि एक दिन भी मॉनिटरिंग में वो एब्सेंट नहीं हुए। यानी मेरा कोई ड्यूटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो ये सिर्फ लोगों की इल्ज़ाम तराशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इधर 24/7 मैं ऐसे समझो कि लोगों को अवेलेबल होता हूँ। संडे के दिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा रश होता है, और लोगों संडे को भी नहीं छोड़ते। हालांकि मैं कहीं का नहीं रहता, न कोई अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ। संडे का दिन भी मैं आवाम की नजर हो जाता है। आपको काट रहा हूँ, सॉरी, क्या ये लोकल होने का नुकसान है कि आप बिल्कुल, क्योंकि मैं सब जानते हैं, क्योंकि मैं लोकल हूँ, उनको पता है फलां जगह घर है, तो लोगों का एक कंसेप्ट है कि जी दफ्तर में जाएंगे रश होगा, घर में जाकर आराम से बात कर लेते हैं। लेकिन घर में भी मेरा वही रश होता है। बाज़ औक़ात तो मेरे ड्राइंग रूम में बैठने की जगह ही नहीं होती, लोग बैठ चमन में बैठे होते हैं, तो इतना ज़्यादा भी रश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको डील भी करता हूँ, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि मुझ पर कोई भी ये साबित नहीं कर सकेगा कि इन्होंने करप्शन की है या इन्होंने किसी से पैसे मांगे हैं या लिए है। फैक्ट पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
اچھا آپ نے ایک بات کی کہ یہ آپ چونکہ لوکل بندے ہیں، بہت سارے لوگوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کی رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس یہ ایک سربراہ کا عہدہ ہے، جی جی تو یہ کس طرح مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے مینیج کرنا، اپنے قریبیوں کو بتانا کہ آپ ایک میرٹ کے یا رول کے حساب سے چلیں، تو یہ کس طرح؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو اپنا کوٹا ہے اس میں تو چلو آپ مینیج کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے اختیار سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ باہر ہوتی ہیں، بالکل بہت سارا، ہمیں چونکہ عام آدمی کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اوپر سے بہت سارا پریشر ہوتا ہے کہ جس کی بھی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سارے وہ بالکل کریں، تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑی امیدیں لگاتے ہیں کہ ہمارا یہ بالکل کام، اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سائن کرنے اور ہماری زندگی بن جائے گی. بات تو یہی ہوتی ہے کہ سائن سے زندگی بن رہی ہوتی ہے، لیکن اس سائن کی قیمت پھر مجھے چکانا پڑے گی. تو اس لیے لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اگر ہم کلاس 4 بھی لگاتے ہیں تو اس میں میرا سیکشن آفیسر میرا ممبر ہوتا ہے. سارا ریکارڈ ادھر سے برابر کرنا اور ادھر سیکشن آفیسر کے ساتھ جب میٹنگ ہوتی ہے ایک ایک کاغذ چیک ہوتا ہے، اس کے بعد سائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لیٹر وغیرہ ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے فائنل اپوائنٹمنٹ آرڈر پر میرے سائن ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس پروسیس کو نہیں سمجھتے، ان کی توقعات بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارا کام نہیں کر رہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں میرے لیے کون سی مشکلات ہیں. اچھا تھوڑا سا نا وہ کہانی سنا دیں اپنی کزن والی جو آپ کے بیڈ روم میں آ گئی ہے، جی کیونکہ جی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے یہ چیزیں کہ یہ بالکل. کس طرح کہانی ہے. یہ میری ایک کزن ہے، خالہ کی بیٹی ہے، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے متواتر 2 سال سے میرے پاس ہر سنڈے کو صبح سویرے، ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا کہ وہ آ جاتی ہے. کیوں گھر میں آ جاتی ہے ہمارے گھر سے کچھ 4-5 کلومیٹر دور اس کی شادی ہے، لیکن وہاں سے وہ روزانہ آ جاتی ہے. تو ایک دن میں شرم سے اپنے بیڈ روم میں چھپ گیا، میں نے وائف کو کہا تو اسے کہا کہ وہ نہیں ہے گھر پر. تو بیٹا اچانک میرا ابو ابو کرتے اندر آ گیا، تو وہ اس کے پیچھے آ گئی اور مجھے گالیاں نکالنے لگی کہ تم ادھر چھپے ہوئے ہو، آپ میرا کام نہیں کرتے. تو بہرحال یہ میرے گھر کی بات ہے، اب کزن ہے لیکن اس کا کام بھی میں نہیں کر سکا. ایک رول جی ہے نا، ایک رولز ہے، جو رولز کے مطابق جواب دہ بھی ہوتے ہیں، جواب دہ بھی ہوں، میں عوام کو بھی جواب دہ ہوں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی جواب دہ ہوں. کیونکہ پچھلے دور میں بھی جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے غلط معلومات کی بنیاد پر مجھ پر انکوائریز بھی بنی ہیں، لیکن الحمدللہ کیونکہ وہ انکوائریز میں کچھ نہیں تھا، میرے پاس سب ریکارڈ موجود تھا، تو وہ انکوائریز ختم ہو گئی. اس وجہ سے ختم ہوئی کہ وہ کام جو میں نے کیے ہوئے تھے وہ لیگل تھے اور ان کی کوڈل فارمیلٹیز اور پروسیس پورے تھے، رولز کے مطابق تھے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ آپ چونکہ لوکل بندے ہیں تو کچھ ایک وہ بھی متعصبانہ ایک رویہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز، کیونکہ میں لسانیت پہ زیادہ بلیو تو نہیں کرتا، جی جی لیکن ہمارے یہاں ایسا تھوڑا بہت ہے کہیں نہ کہیں کہ لوگ اس طرح کی وہ کرتے ہیں. بالکل. رات بھی کوئی بندہ میرے ساتھ واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یعنی پہاڑ پور سائٹ پر زیادہ سکولز اپ گریڈ ہوئے ہیں کیونکہ آپ پہاڑ پور کے ہیں اور کلاچی سائٹ پر نہیں ہوئے. تو میں نے کہا کہ کلاچی سائٹ میں فیزیبل سکول مجھے بتاؤ، میں اس کی اپگریڈیشن بھجوا دیتا ہوں. اور ڈی آئی خان میں بالخصوص پہاڑ پور ایسی تحصیل ہے کہ جس کے سکولز اوور کراؤڈڈ ہیں، ادھر بہت زیادہ بچے ہیں، بہت زیادہ تعلیم ہے. وہ میں نے کہا کہ جو بھی سکولز ہوئے ہیں میرٹ پر ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں واقعی ادھر اس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک میرا ڈیٹا بیکورڈ ایریا بھی تو ہے نا. ہاں دوسری بات ہے کہ ایک میرا ڈیٹا نہیں ہوتا، جب یہاں سے میں ایک ڈیٹا بھجواتا ہوں کہ فلاں سکول کی اتنی انرولمنٹ ہے، پھر یہ میرا ڈیٹا 2 جگہ پر کراس چیک ہوتا ہے. ایک ہمارا IEMIS ہے، وہاں پر ہمارا ایجوکیشنل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، وہاں پر ہمارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وہاں چیک ہوتا ہے. پھر اس کے کتنے رومز ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں، کتنی انرولمنٹ ہے. پھر اس کا ہمارا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے، مانیٹرنگ والے وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے، ہمارے انڈر بھی نہیں آتے. پھر مانیٹرنگ والوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا ڈیٹا چیک ہوتا ہے. جب 2 جگہ پر ڈیٹا جو میں نے ڈیٹا دیا ہوتا ہے وہ وہاں پر ویریفائی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ آگے پروسیس کے لیے فارورڈ ہوتا ہے. اچھا یہ جو پروسیس ہے کلاس 4 کا یا جو ڈرائیور ابھی بھرتی شروع ہے، تو یہ ہے کہ ایٹا کے تھرو تو لگتے ہیں، وہ تو ٹیچر لگتے ہیں طریقہ. بہرحال میں اس طریقہ کار سے بھی اتنا متفق نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے ٹک لگانے، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا، ٹیچر ہی ہے، اس نے خود بتایا کہ یار مجھے سوال وغیرہ نہیں آتے، میں اندازے سے میں وہاں پہ ٹک کر کے آ گیا، اور جو ان کی یوسی تھی وہاں پہ اتنے لوگ زیادہ نہیں تھے تو وہ لگ گیا. وہ ایک اور مسئلہ ہے. تو یہ کلاس 4 کے لیے اور ڈرائیورز کے لیے میرٹ کا کون سا اصول ہوتا ہے؟ کس ضوابط پہ آپ اس کو کرتے ہیں؟ چلو ڈرائیور کے لیے لائسنس ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے، لیکن کلاس 4 کے لیے آپ
कौन सा वो होता है? जी हाँ, क्लास 4 के लिए जहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अक्सर लोगों को एक बात की मालूमात नहीं होती। हाँ, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस होता है वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हम एक लेटर करते हैं मैनेजर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, और वो हमें अनएम्प्लॉयड जो उसके साथ रजिस्टर्ड लोग होते हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उस लिस्ट में से हम उन लोगों को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, वो इधर इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। इसके लिए हमारा ज़्यादातर जो मेन फोकस होता है वो होता है उसका लोकल होना। अच्छा। यानी जिस गांव में जिस बस्ती में स्कूल है वो उसका लोकल हो। हाँ, बाज़ों का नॉन लोकल होते हैं, लेकिन वो हमारे कोटा में जो आते हैं, यानी कोई 25% में आता है, कोई 100% डिसीज मेडिकल बोर्ड में आता है, सन कोटा होता है, वो जिले में कहीं पर भी उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। लेकिन ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि क्योंकि ये इन लोगों की कम तनख्वाह होती है, वैसे जिला बेस इनकी डोमिसाइल जिले की होती है, जिले में हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें हमारा फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो हम लोकल लोगों को देते हैं, क्योंकि लोकल लोग ही उधर सही तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक नीड बेस्ड पे टीचर जो है ना वो उसके जारी किए जाते हैं, यानी कि पीएसटी का टीचर है एक गांव से, उसको शहर के किसी स्कूल में, हाई स्कूल में लगा दिया जाता है। इसमें मैंने कुछ रिसर्च की तो मुझे कुछ चीज़ें मिली थी कि कुछ टीचर ऐसे थे जो नीड बेस्ड पे लगाए गए थे। हालांकि जिस बुनियाद पर वो तनख्वाह ले रहे हैं और जिस स्कूल में उनको पढ़ाना चाहिए तो वहाँ होना चाहिए, तो उनका एक ये तो है तो लीगल काम, लेकिन इखलाकी तौर पे क्या आप समझते हैं कि ये सही काम है? क्योंकि वहाँ पे टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इतने एक्स्ट्रा टीचर तो नहीं है कि वो वहाँ पे जी आप बिल्कुल नीड बेस पर हमने बाज़ जगह पर एडजस्टमेंट की है, और वो इस बुनियाद पर की है कि वहाँ पर हमारे पास टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। हाई स्कूल था या हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो उसके सब्जेक्ट को देखकर, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक स्कूल है वांडा जमाल, हाई स्कूल है, उसमें मेरा बायोकेमिस्ट्री का टीचर भी नहीं है और उसमें मेरा मैथ फिजिक्स का साइंस टीचर भी नहीं है, दोनों साइंस टीचर उधर नहीं है। तो वहाँ उसके साथ ही एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें 6 टीचर बैठते हुए थे और उसमें एक एमएससी फिजिक्स लड़का था, तो उसको मैंने नीड बेस पर साथ उसी स्कूल में दे दिया कि आप इधर हमारे 9th-10th के बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनका वक्त भी ज़ाया ना हो, ये भी हमारे बच्चे हैं। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में हमारे पास हम मुनासिब अरेंजमेंट कर सकते हैं, दूसरे स्कूल से भी, हाँ बाज़ों का तो उस स्कूल में उस बच्चे की ज़रूरत होती है टीचर्स की, लेकिन क्योंकि उस टीचर के सब्जेक्ट को देखकर हमें उसे नीड बेस पर किसी हाई स्कूल में जहाँ पर वो सब्जेक्ट वाला नहीं है देना पड़ता है, तो हम साथ वाले स्कूल से उसको दूसरा पीएसटी टीचर दे देते हैं कि प्राइमरी लेवल पर तो हम उसको इस तरह कवर कर लेते हैं, लेकिन हाई और हायर सेकेंडरी लेवल पर फिर हम इस तरह उनकी फिलहाल जो हमारी कमी है हम उसको पूरी कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन को देखा जाता है कि वो मसलन पहाड़पुर में हमारे तकरीबन 250 एडमिशन हुए हैं हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 पहाड़पुर में फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी हमारा 200 बच्चा है, उसमें से तकरीबन 100 बच्चा जो है ना बियोलॉजी का है, और बियोलॉजी का उधर एसएस नहीं है, तो मैंने एक पीएचडी जो कि बीएस बियोलॉजी था उसको वहां से उठाया और उस स्कूल में दे दिया ताकि ये बियोलॉजी वाले बच्चों का मुस्तकबिल ना हो, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कल को डॉक्टर बनेंगे, और आज उनको इधर मैं टीचर न दूं तो फिर मैं उनसे कैसे एक अच्छे रिजल्ट की तवक्को कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हमें मद्देनजर रखनी पड़ती है, और अभी हमारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसकी इजाज़त के लिए लिखा हुआ है, जैसे इजाज़त मिलेगी तो वो हम एडवर्टीजमेंट दे देंगे, तो उसमें हमारे टीचर्स फिर तमाम लेवल पर तकरीबन पूरे हो जाएंगे। अभी जो ईटा के थ्रू नेक्स्ट जो होंगे तो इंशाल्लाह उसमें हमारी ये कमी जो है फिर हमें नीड बेस की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से ये इस मंथ के आखिर में होगा इंशाल्लाह, इस मंथ के आखिर में या नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये जो है ना हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। अंदाज़तन कितनी असामियां खाली हैं और कौन कौन सी वो हैं, कोई इस तरह का आपके पास है थोड़ा सा डेटा? जी बता सके। हाँ, तकरीबन मेरे पास 400 के लगभग असामी खाली है मुख्तलिफ टीचिंग कैडर की। ये वो टीचर्स हैं जो ग्रेड 16 या उससे नीचे हैं, लेकिन 400 से ज्यादा है। 400 वो है जो मैं ईटा को दे रहा हूं, क्योंकि इसमें अपना कोटा होता है। मसलन एसएसटी जो टीचर्स हैं उसमें 75% हम प्रमोशन के लिए दे रहे हैं, 25% हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसी तरह सीटी टीचर हैं तो उसमें हम 60% प्रमोशन कर रहे हैं, 40% एडवर्टाइजमेंट को दे रहे हैं। तो ये हमें वो मुख्तलिफ चीज़ें कोटे देखने पड़ते हैं। तो इसमें मेरी ये कोशिश है कि वो एडवर्टाइजमेंट वाले तो लेट आएंगे, लेकिन प्रमोशन का जो सीटी हैं या अभी मैंने
5 ऐसे थे जिनका 5 का कोटा बन रहा था, जो कारी से मैंने इस्लामियात टीचर बना दिए, उन्हें मुख्तलिफ स्कूलों में भेज दिया। अभी इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक, क्योंकि अभी इलेक्शन का बैन है, बैन के बाद हम ये सीटी टीचर, पीईटी और डीएम ये प्रमोट कर देंगे, तो कुछ स्कूलों में ये प्रमोशन की वजह से ये कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और बाकी जो उनका इनिशियल रिक्रूटमेंट का कोटा है वो हम ईटा को दे रहे हैं, तो ईटा का तो प्रोसेस होगा, उसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप टीचर को जिम्मेदारी दे देते हैं, बहुत सारे टीचर हैं अभी तक भी एक दफ़ा उनके आर्डर होते हैं, फिर आप ही की ऑफिस से कैंसिल होते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्लास 4 भी काम कर सकते हैं, वहाँ के क्लर्क भी काम कर सकते हैं। सिटी में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक भी टीचर हैं ऐसे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बैठे हुए हैं। असल में इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही एक किस्म का, वैसे बाजार तो ऐसे नज़र नहीं आता, लेकिन सेंसिटिव इशू है। तो इसमें कोई पुराने लोग बनता है कि बुक्स तो हैं ही नहीं ना, नहीं बुक जी अवेलेबल नहीं है। जो पहले तो ये एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता था, अभी हमने जो वो ऑर्डर किया था तो जस्ट वो ऑर्डर भी अभी 5 अक्टूबर तक का था, तो वो ख़त्म हो गया है। और अभी हमने उन टीचर्स को अपने अपने स्कूल्स में भेज दिया है, क्योंकि इसमें टीचर्स ही होते हैं जो कि इधर कोर्स आकर, क्योंकि ट्रक लोड होकर आते हैं, फिर इधर जो है ना जो वो होते हैं वो स्टोर में इस तरह फेंक देते हैं, तो एक एक बुक को इकट्ठा करना, कोर्स को सेट करना, फिर एक स्कूल को कितनी बुक्स देनी है वो सेट करना, तो इसमें पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। तो इसमें कुछ हमारे पास पढ़े लिखे क्लास 4 हैं जो ये बात समझते हैं, उनको भी हमने लगाया हुआ है, और उनके साथ साथ इस्लामी बुक्स भी होती हैं, इस्लामी बुक्स भी होती हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि इस्लामी बुक्स को इस तरह नीचे न फेंका जाए, क्योंकि कल को फिर इस पर कोई एक बहुत बड़ा इशू भी बन सकता है, तौहीन भी हो सकती है, उसमें वो बाजों का तो उसको गलत रंग भी बाज तरफ से दिया जाता है, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है, इसलिए हम इसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाते हैं ताकि ऐसे किसी हादसे से या बचा जा सके। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारा अभी का आप अगर रिजल्ट देखें तकरीबन अंडर 50% है जो रिजल्ट आया है बोर्ड के थ्रू। हमारे टीचर एक रिशफलिंग पॉलिसी है, तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कई साल से एक ही स्टेशन पे मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि उनको तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि उनका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहा? एक टीचर है, उसका रिजल्ट सही आ रहा है फिर तो ठीक है, चलो अच्छा काम जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद फिर वो क्यों बैठे हुए हैं कि जिनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं दे रहे उसके बावजूद भी फिर वो? क्योंकि हमारे एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बैन है। ये सिर्फ होती है, अभी हमें जो अलाउड है हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जिस तरह अभी नए स्कूल फंक्शनल हो गए, नए स्कूलों की सैंक्शन आ गई, तो उनको फंक्शनल करने के लिए उनको स्टाफ दे सकते हैं। बाकी अगर एक टीचर बैठा हुआ है तो उसकी जगह पर हम दूसरा टीचर नहीं भेज सकते। शफलिंग की जो पॉलिसी है नहीं है, ये पॉलिसी हमारी भी ये नहीं चल रही कि आप किसी का रिजल्ट ख़राब है उसको आप हटा दें, उसकी जगह पर दूसरा ले जाएं। तो मेरी भी ये है कि हम अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी चीज़ को वो लागू करें कि जहाँ पर जो है ना टीचर्स हैं और उनकी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो उन टीचर्स को उन स्कूल से हटाया जाए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया उस स्कूल में बैठे हुए, ताकि हम उधर कोई अच्छे टीचर और दे दें जिनसे हमारा स्कूल का रिजल्ट बेहतर हो जाए। और अभी मैंने देखा है मैट्रिक के रिजल्ट्स में मेरे पास 110 स्कूल थे, और उनमें से तकरीबन 100 के लगभग स्कूल का रिजल्ट 50% से अबव था, 100% भी है, और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। हाँ, हम कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिनके रिजल्ट 0% भी थे या बिलो 50% हैं, तो वो 110 में से सिर्फ 10 स्कूल ऐसे हैं। मेरा भी एक विजिट हुआ था प्रो तहसील की तरफ, वहाँ पे जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे गाँव है, खासकर चिड़ा फलाद हो गया या दूसरे मीरन साइड पे, वहाँ पे एक ऐसे भी स्कूल थे जिनकी दीवारें नहीं हैं। हालांकि हमारे यहाँ आप देखें कि टूरिज़म के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं केपी में, और कुछ वाशरूम भी फाल नहीं हैं, उनको पीटीसी फंड भी दिया जाता है, इसके बावजूद फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं की जाती? एक तो ये है कि तकरीबन 2019 के बाद हमसे जिसे हम 1-2 होते हैं, ज़रा ये एक आवाम में मिसकंसेप्शन होती है, मैं थोड़ा उसकी वजाहत कर दूँ। एक होता है पीटीसी फंड और एक होता है कंडीशनल ग्रांट। पीटीसी फंड हर रूम का उन्हें मिलता है 6,000 रुपये, जो क्लासरूम है ये उसके एनुअल 6,000 रुपये मिलते हैं उस कमरे के कि इसकी रिपेयर करो। आज के महंगाई के दौर में 6,000 रुपये पर कुछ भी नहीं हो सकता एक कमरे के लिए, और 5,000 रुपये होते हैं कि ये वो बच्चों को या स्कूल के लिए स्टेशनरी वगैरह खरीदे। टोटल अगर किसी स्कूल के 2 रूम्स हैं तो उसे 22,000 रुपये सालाना मिलेंगे। और आजकल क्योंकि फंड
کے کانسٹرینٹس ہیں تو وہ بھی بعض اوقات پورا نہیں ملتا, بعض اوقات 11,000 ملتا ہے, بعض اوقات 15,000 ملتا ہے, اور خوش قسمتی سے کبھی کبھی پورا مل جاتا ہے. تو ایک ہوتی ہے کنڈیشنل گرانٹ, جو کہ 2019 کے بعد سے کنڈیشنل گرانٹ ادھر ڈی اے خان میں نہیں آئی ہے. اور کنڈیشنل گرانٹ میں ہم 4-5 جو بیسک فیسلٹیز ہیں, 4 دیواری ہو گئی, ایڈیشنل کلاس روم ہو گئے, سولرائزیشن ہو گئی, یا جو ہے نا گروپ لیٹرینز ہو گئیں, یہ چیزیں بناتے ہیں. تو وہ ابھی آ نہیں رہی ہے, وہ آئے گی تو اس میں بنے گی. البتہ ادھر کچھ این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں جو یہ کام آپ کر رہی ہیں, ان کو ہم نے دیا ہوا ہے. یونیسیف کے تو ایک ہاں, اور دوسری بات جو ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ ہمارا درابین اور پروا, اس میں زیادہ تر سکولز ہمارے ورلڈ بینک کے تعاون سے ابھی ان کی ٹینڈرنگ وغیرہ ہو گئی ہے. انہوں نے وزٹ کیا تھا, جو یہ وہ سکول ہیں جو سیلاب سے 2022 کے سیلاب سے متاثر ہوئے تھے, تو ان کا کچھ کے تو کام بھی شروع ہو چکا ہے, اور بعض کا آج کل میں بعض کے ٹینڈر کھل رہے ہیں, وہ سارے فیزز کی اپروول آ گئی ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ ٹینڈر بھی اوپن ہو رہے ہیں. اور ان سکولوں میں جو کچھ مکمل سکول دوبارہ بن رہے ہیں وہ انہوں نے خود وزٹ بھی کیا تھا, اور کچھ سکول پارشلی ڈیمیج تھے, کسی کی 4 دیواری, کسی کے باتھ روم, تو اس نسبت سے ان کے ٹینڈر وغیرہ کھل رہے ہیں, اور ان پر انشاءاللہ نیکسٹ چھٹیوں تک یہ ہمارے پاس پروجیکٹ فائنل ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے نا تقریباً جو 4 دیواری, واش روم, اس کا کوئی ایشو نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, آخری آپ وضاحت کر دیں کہ آپ کے ناظرین اکثر میں نے دیکھا ہے آپ کا جو ڈی خان کا لوکل میڈیا ہے وہ وداؤٹ فیکٹ چیکنگ وہ باتیں کرتے ہیں, یا شاید ہوتی بھی ہیں کچھ چیزیں وہ مس پلیٹ بھی کی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈی خان کا جو ایجوکیشن آفس ہے یہاں پہ کچھ ٹیچر موجود ہیں, میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, حالانکہ یہاں پہ کلرک ہونا چاہیے, دوسرے اسٹاف ہونے چاہیے. ایسا کیوں ہے کہ ان ٹیچروں کو یہاں پہ کیوں رکھا گیا, ان کو پڑھانا چاہیے وہاں پہ, وہ دفتر میں کیوں گھومتے رہتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ دفتر کی طرف سے کوئی ٹیچرز ادھر نہیں ہیں, اور سب برانچز میں کلرک بیٹھے ہوئے ہیں. البتہ ایک ہماری لیٹیگیشن برانچ ایسی ہے کہ اس میں ہمیں کیونکہ لوور کورٹس ہو گئے, سروس ٹریبونل ہو گیا, ہائی کورٹ ہو گیا, سپریم کورٹ ہو گیا, تو اس میں ہمارے مختلف جو نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس صرف اس برانچ میں ٹیچرز ہیں, باقی کسی برانچ میں بھی ہمارے ایسے ٹیچرز نہیں ہیں. البتہ بعض ایسے ٹیچر ضرور موجود ہیں جو کہ ایک قسم کا اکاؤنٹ آفس میں کام کرتے ہیں, اور ادھر ٹیچرز کو پیسے وغیرہ بھی لے لیتے ہیں, اور ادھر ان کا کہ میں آپ کا اکاؤنٹ آفس میں کام کراتا ہوں, اتنے پیسے دے دیں. اسی طرح کے واقعات ہیں, اس لیے میں نے پوچھا. اچھا, کہ یہ ان لوگوں کا پرسنل کام ہے, کیونکہ میں نے اکاؤنٹ آفس کو بھی ایک لیٹر کیا ہوا ہے کہ ہر میرے ہائی اسکول کا جو کلرک ہے وہ ہمارا فوکل پرسن ہے. ادھر آفس سے ہم نے فوکل پرسن دیے ہوئے ہیں کہ ان کے علاوہ آپ کسی سے کوئی لین دین نہ کریں, یہ جو متعلقہ کلرک ہیں ان کے ذریعے کام کریں. اس کے باوجود بھی اگر اکاؤنٹ آفس میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے یا کوئی لوگ جاتے ہیں تو یہ ان کا پرسنل کام ہے, ادھر ہم کسی ٹیچر کو الاؤڈ نہیں کرتے. لیکن تاہم بعض اوقات یہ کمپلینٹس ہمیں آ جاتی ہیں کہ چند ایک ٹیچرز ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو ان پر 1-2 ٹیچرز پر ابھی سیکریٹریٹ لیول سے انکوائری بھی آئی ہوئی ہے, انکوائری بھی ان پروسیس ہے, دیکھیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. آؤٹ سائڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رشتہ دار بن کر یا اس طرح کے پیسے لے لیتے ہیں, وہ تو ایک فرائڈ. بہت شکریہ سر ٹائمز آف اردو کو ٹائم دینے کا, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ انٹرویو دیکھا, آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو انٹرویو کیسا لگا, اور میری دوسرے صحافیوں سے یا آپ سے ہمیشہ درخواست ہے کہ کبھی بھی کوئی خبر ہو تو اس پہ فیکٹ چیکنگ ضرور کریں, تاکہ کسی کے حوالے سے بھی آپ غلط پروپیگنڈا نہ پھیلائیں. اللہ حافظ سر. تھینک یو ویری مچ.